दिल्ली अकलियती कमीशन ने दिल्ली इलेक्शन कमीशन को भेजा है शिकायती लेटर और वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा, बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पर भड़काऊ बयान देने का अकलियती कमीशन ने इल्जाम लगाया है। इन लीडरान के भड़काऊ बयान से वोटों का पोलराइजेशन होता है और दिल्ली की सड़क पर तशद्दुद हो सकता है, ये कहना है अकलियती कमीशन का। दिल्ली इलेक्शन कमीशन से सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो ये जिन लीडरान के नाम लिए गए हैं, चाहे वजीर दाखिला अमित शाह हो, अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो या फिर बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा, इनके कुछ बयानात थे जो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहे हैं और तनकीद जो है इन बयानों की जा रही है। अगर बात करें वजीर दाखिला की, तो उन्होंने अभी एक बयान में कहा था कि जो शाहीन बाग में अगर बाबरपुर में वोट डाला जाए तो शाहीन बाग तक उसका करंट जाना चाहिए, इस तरह से हमें जवाब देना है। इसके बाद अगर बात करें बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा की, तो उन्होंने इस होने वाले 8 तारीख के इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इलेक्शन करार दिया था। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर का कल एक भड़काऊ बयान सामने आया जिसमें उन्होंने गोली मारने तक की से गूंजने वाले नारों पर उन्होंने हिमायत की थी। तो ये कुछ बयानात थे जिनको लेकर अब अकलियती कमीशन जो है उसने दिल्ली इलेक्शन कमीशन का रुख किया है और एक शिकायती भरा खत जो है वो सौंपा गया है जिसमें वजीर दाखिला का नाम है, बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा का नाम है। बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा के बारे में भी आपको बता दें, उनका ये बयान जो हाल ही में आज ही जो आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती है तो 1 घंटे में शाहीन बाग को वो खाली करा देंगे। इसके बाद एक और बयान उनका सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकारी ज़मीनें हैं जहाँ पर जितनी भी मस्जिदें बनी हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो ये कुछ बयानात हैं जिसको लेकर नाराज़गी जाहिर की है अकलियती कमीशन ने और उसने रुख किया है इलेक्शन कमीशन का। दिल्ली इलेक्शन कमीशन के पास इसकी शिकायत दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा दिल्ली इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं या इस शिकायती पत्र पर उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। लेकिन जिस तरह के बयानात हो रहे हैं वोटों को या वोटों का ध्रुवीकरण करने की ये तैयारी कही जाती है, साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडरान के ये बयानात कहीं ना कहीं वोटों को बांटने का काम करते हैं, ऐसा खुद कहना है अकलियती कमीशन का। तो वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा, बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर, इन सभी पर भड़काऊ बयान देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अकलियती कमीशन ने एक शिकायती खत जो है वो भेजा है। साथ ही साथ उन्होंने पोलराइजेशन करने का इन बयानों के जरिए इल्ज़ाम लगाया है। तो दिल्ली में आने वाली 8 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं और जिसके नतीजे 11 तारीख में आने हैं और ऐसे में इस तरह के बयानात वाकई अफसोसनाक हैं। ज़्यादा अपडेट के साथ शुएब रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रज़ा, सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, उसके बाद हमने देखा कपिल मिश्रा का बयान आया था, साथ ही साथ जो दीगर लीडरान हैं उनके बयानात, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नाराज़गी जाहिर की है। देखिए शफान, इलेक्शन कमीशन ने तो कपिल मिश्रा के पर बैन भी लगाया। इसके अलावा अनुराग ठाकुर क्योंकि मरकजी वजीर भी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वजीर दाखिला का जो बयान है कि उन्होंने जो बयान दिया था कि जो करंट है वो शाहीन बाग तक लगना चाहिए, इस तरह से बटन दबाना, तो इस बयान को लेकर दिल्ली अकलियती कमीशन ने अपनी जो शिकायत है या आपत्ति है उसको दर्ज कराया है। इसके अलावा जो प्रवेश वर्मा है जिनका बयान आया है कि शाहीन बाग को लेकर जिस तरह से उनके शब्द रहे हैं सुबह के वक्त, जिससे जो बयान चल रहा है, तो इन चारों ही जो लीडर है या कहें कि एक मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह के बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने ये शिकायती जो लेटर है वो इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो नामांकन है वो रद्द होना चाहिए, इस तरह की बात कमीशन ने कही है। हालांकि हमने देखा है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एक्शन इलेक्शन कमीशन का हुआ, बाकी दूसरे जो नेता है, जाहिर सी बात है कि वजीर दाखिला अमित शाह देश के वजीर दाखिला है और अनुराग ठाकुर का जो बयान आया है कि उन्होंने नारे लगाए रैली में और उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो जो चेयरमैन है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, उन्होंने एक लेटर लिखा है चारों का नाम लिखकर और दिल्ली इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि इन चारों के खिलाफ जो भी
एक तरीके से एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है कानून के दायरे में, वो की जानी चाहिए। और अपने लेटर में एक बात का जिक्र और दिल्ली अकलेती कमीशन ने किया है। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारों के जरिए भड़काऊ भाषण दिए गए हैं और इससे तशद्दुद फैल सकता है, इस तरह की बातें कमीशन की तरफ से कही गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शुभ रजा नुमाइंदे हमारे जो अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से अकलेती कमीशन ने अब इलेक्शन कमीशन का रुख किया है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन के पास एक शिकायती पत्र भेजा गया है जिसमें मरकजी वजीर दाखिला का भी नाम है, अनुराग ठाकुर का भी नाम है, कपिल मिश्रा का भी नाम है और दीगर जो लीडरान, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के जो बयान आए हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी दिखाई दे रहे हैं, उनको लेकर शिकायत जो है, आपत्ति जो है वो दर्ज की गई। आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जिल इमाम को दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले पुलिस ने उसके भाई और एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। अब दिल्ली पुलिस उसे जहानाबाद कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाएगी। शर्जिल पर मुल्क मुखालिफ बयान देने के इल्जाम में दिल्ली समेत 6 रियासतों में मुकदमा दर्ज है। शर्जिल के अहले खाना का बड़ा सियासी कनेक्शन भी रहा है। शर्जिल ने अपने एक तकरीर में असम समेत पूरे शुमाल मशरिक हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से काटने की बात कही थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ मुल्क मुखालिफ और मजहब की बुनियाद पर लोगों को भड़काने समेत दीगर संगीन इल्जामात के तहत FIR दर्ज की गई है। में तो जो कोई गलत काम करेगा उसको जो देश का कानून है, संविधान है, उसको समझना चाहिए और किसी को भी देश हित के बाहर नहीं जाना चाहिए। वो एक अलग बात है। जो भी आरोप है उस पर जो कुछ भी वहाँ की पुलिस ने किया है, किसी की गिरफ्तारी होती है उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, सारा सब कुछ होगा। हर इंसान को ये, चाहे वो किसी जात से बिलोंग करता हो, वो भारत का वासी है तो उसे अधिकार है आंदोलन करने का। वो अपना जो ग्रीवांस है वो बहुत पीसफुल वे में पुटअप कर सकता है। अब इसे लोग समझ जाए ज़रूर, कोई ऐसी बात है, हमें एक आध प्रूफ को दे दीजिए कि उसने कोई न्यूसेंस क्रिएट किया है तो मैं उसका बीइंग ए अंकल, मैं ये कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा और मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन बहुत संवैधानिक रूप से लड़ूंगा, कोई असंवैधानिक रूप से नहीं। अगर प्रोटेस्ट करना अपराध है तो हम अपराधी हैं। क्या मुसलमानों में इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके? बताइए आप। यूपी में शहरी आबादी मुसलमानों की 30% के ऊपर है। अरे भाई शर्म करो, 30% का शहर चल क्यों रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान शहरी है, शहर में रहता है। शहर बंद कीजिए और जो किसी और रास्ते पे ले जाए उसको तर्क कीजिए, उसको भगाइए। यूपी के लखनऊ में वाक़े घंटा घर में CAA और NRC को लेकर हो रहे मुजाहरे में उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियां सुमैया राना और फौजिया राना समेत 159 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के बाद हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटियों से खास बातचीत की। CAA और NRC की मुखालफत मुल्क भर में जारी है। शाहीन बाग में मुजाहरा हो रहा है तो लखनऊ का घंटाघर भी लगातार मुजाहरे का मरकज़ बना हुआ है। फौजिया और सुमैया हमारे साथ मौजूद है, मशहूर शायर मुनव्वर राना जी की बेटी है। मेरा सवाल आपसे है सुमैया जी, पहले क्योंकि बड़ी सुर्खियों में पिछले कई दिनों से आप है, आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, दिल्ली आप आ गई है यहाँ पर, क्या वाकई सरकार को पर कोई असर पड़ भी रहा है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप सही है, सरकार कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सही है, हो क्या रहा है फिर? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि सरकार क्या सोच रही है या वो क्या आगे का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह का एहतजाज, जिस तरह का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, महिलाओं के हवाले से अगर बात करें तो ये वाकई ये एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को, जहाँ अभी देखिए, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूँगी क्योंकि मामला जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये सरकार ऐसी है तानाशाही वाली, ये तो कह सकते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और डंके की चोट पे वो लागू होगा, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। आपके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, क्या किसी तरह का बुलाया आपको गया, पूछताछ हुई, या क्या पुलिस कह रही है? क्योंकि जो धाराएं लगी है आपके खिलाफ वो इस तरह की है कि कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी या तमाम चीज़ें, अब कर क्या रही है कानूनी तौर पर? देखिए, जिस वक्त हमें ये पता चला कि हमारे लिए FIR लॉन्च हुई है तो हमने फिर वो कानून की प्रक्रिया की तरफ जाना बेहतर समझा और हमारी लीगल टीम है जो इस पर वर्क कर रही है पूरी, बेल वगैरह के लिए उन्होंने
दिया है, अप्लाई किया है। ये जो FIR थी, इनका कोई मकसद नहीं था। इन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने जो धारा 144 नाफिज थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ जा कर के काम किया। तो जब धारा 144 हमारे ऊपर लगी थी, उस पहले तो हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था, बाद में धारा 144 लगी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब धारा 144 में सुमैया राना के ख़िलाफ़ FIR होती है तो हमारे गृह मंत्री जी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो अगर जो कानून मेरे लिए है वही उनके लिए है। दूसरा, उन्होंने मेरे ऊपर दूसरी FIR करी है कि महिला पुलिसकर्मी के साथ उनको काम मतलब उनके उसमें बाधा डाली गई। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस हैं जिसमें पुलिस की बर्बरता आई है। मुझे वो कोई एक वीडियो दिखाएं जिसमें महिला पुलिस या पुरुष पुलिस या कोई भी वहाँ की, मैं छोड़िए कोई भी प्रदर्शनकारी महिला की कोई कहा सुनी हुई हो। तो ये झूठ के ऊपर इस तरह की सरकार चल रही है, ये बहुत दिन क्या मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ये कह रही है कि औरतों को गुमराह किया जा रहा है, उनको CA के बारे में पता नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता, तो इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? सरकार ये कह रही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि औरतें गुमराह हो रही हैं, तो जैसे कि लखनऊ में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अमित शाह जी बजाय बंगला बाज़ार के घंटाघर क्यों नहीं आकर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे थे कि CAA क्या है या NRC क्या है? वो ये छुपे छुपे फिरकर और इस तरह से जो वो बयान दे रहे हैं, तो वो उनको ये चीज़ें आकर क्लियर करना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो वो समझाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC की कई बीमा पॉलिसी हैं। LIC अपनी पॉलिसी को हर तबके को ध्यान में रखकर तैयार करती है। LIC में इन्वेस्ट करना सारिफीन को कई तरह के फायदे देता है। कंपनी के आगे के क्या मंसूबे हैं, इस पर हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने LIC के नॉर्थ जोन के जोनल मैनेजर अनूप कुमार से खास बात की। बीमा के क्षेत्र में LIC सबसे भरोसेमंद नाम है। हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ जोन के जोनल मैनेजर अनूप कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही कि 63 साल पूरे कर चुके हैं आप लोग, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और एक भरोसा है लोगों को कि LIC जो है वो एक भरोसे का नाम बन गया है। कैसे ये पूरा सफ़र रहा? एक संघर्ष भी होता है इस भरोसे को जीतने में, कायम करने में, तो किस तरह का एक संघर्ष रहा है LIC का? जहाँ तक हमारी यात्रा का प्रश्न है, हमारी यात्रा सचमुच में बहुत स्वर्णिम रही है। जब 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई, तो उस समय हम समझिए कि 250-300 ऑफिसेज के माध्यम से काम करते थे। और आज जब हमने 63 वर्ष पूरे कर लिए, तो आज हमारे पास हमारे अपने ऑफिस करीब 5000 हैं। और इन ऑफिसेज के अलावा हमारे पास ऑथोराइज्ड ऑफिसेज हैं, जिनको हम लाइफ प्लस कहते हैं, प्रीमियम पॉइंट कहते हैं, अदर ऑफिसेज। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास 40,000 से भी ज़्यादा ऑफिसेज हैं जहां मौजूद हैं। पहली चीज़ हमने ये की अपनी यात्रा के दौरान, हमने अपनी पहुंच बढ़ाई, ग्राहकों तक हम सुलभ और सहज हुए। और दूसरी चीज़ हमने की कि हमने अपने प्रोडक्ट्स को, जो हमारी योजनाएं हैं, खूब फैलाया और समाज के हर सेगमेंट के आवश्यकता को देखते हुए हमने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। और यही नहीं, हम हमेशा हर साल कुछ परिवर्तन भी करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी यात्रा क्या रही, तो जो लास्ट आंकड़े हैं उनके हिसाब से हमारे पास 30 करोड़ इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हैं करीब। और अगर इसमें हम जोड़ दें कि हमारा एक ग्रुप इंश्योरेंस विभाग भी है, उसके पास करीब 11 करोड़ लाइफ्स हैं। तो अगर टोटल हम जोड़ दें तो समझिए कि हम 41 करोड़ पॉलिसियों को हम सर्व करते हैं। और हर साल हम 2 करोड़ से ज़्यादा नई पॉलिसियां अपने हिस्से करते हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, इस यात्रा के दौरान हमने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अर्न की है वो है अपने ग्राहकों का विश्वास, जिसको और हम पुख्ता करते जा रहे हैं। 1956 से 2020 की अगर बात की जाए, एक लंबा अरसा रहा है। और 1956 में भारत उस तरह से तकनीक के तौर पर कहें कि मजबूत नहीं था, लेकिन अब तकनीक का दौर है, सोशल मीडिया का भी दौर है, तमाम चीज़ें हैं। तो किस तरह से आप लोग कोशिश करते हैं कि युवाओं को जोड़ा जाए? तकनीक का कैसे इस्तेमाल LIC की तरफ से अब किया जा रहा है युवाओं को जोड़ने में? जी, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, मैं आपको ये बड़े हर्ष के साथ बताता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी स्थापना के बाद देश के उन चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस में से एक है जिसने कंप्यूटराइजेशन शुरू किया। और हम वहीं रुके नहीं, हमने परिवर्तन भी किया। और समय समय पर जब भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने आप में इंट्रोड्यूस की। और जहाँ तक युवाओं को जोड़ने का प्रश्न है,
मैं आपको बता दूं, आजकल का ज़माना है ऐप्स का, आजकल का ज़माना है पोर्टल का, आजकल का ज़माना है ऑनलाइन का। तो वो सारी सुविधाएं हमने एक्सटेंड की हैं अपने सारे पॉलिसी होल्डर्स को, सिर्फ युवाओं को ही नहीं। और इतना ही नहीं, आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे पास अभी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया एक बड़ा फैंटास्टिक प्लान, टेक टर्म प्लान, और वो ऑनलाइन प्लान है, टेक टर्म, और युवाओं को वो बहुत आकृष्ट करता है। और हमने ये भी व्यवस्था रखी कि अगर उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ग्राहक को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, वीडियो मेडिकल हमने उसमें किया, उसका प्रावधान रखा। तो ये चंद उदाहरण है कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी के साथ अपना साथ निभाते जा रहे हैं और ग्राहकों को उच्च कोटि की सुविधाएं एक्सटेंड कर रहे हैं। कि पूरे देश में आप लोग हैं और हर जगह पर लोग भरोसा जताते हैं LIC पर, तो युवाओं को रोज़गार देने में आप किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं? आप लोगों का रोल क्या है? क्योंकि एक बड़ा मसला है रोज़गार का, LIC किस तरह से युवाओं को रोज़गार दे रही है? जी देखिए, हम लोग मुख्यतः 4 स्तर पर रोज़गार प्रदान करते हैं। सबसे पहला स्तर होता है, हम एक डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं जिनको हम असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कहते हैं, और अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा है जो लेटेस्ट बैच है। दूसरा हम करते हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम क्लास 2 ऑफिसर्स कहते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफिसर सेल्स के इंचार्ज होते हैं, उसका भी रिक्रूटमेंट हम करते हैं। और तीसरा हम करते हैं क्लरिकल कैडर में असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट, उसको भी हम करते हैं। और एक रिक्रूटमेंट और हमारा होता है जो कि सालों भर ओपन होता है, वो है एजेंट का रिक्रूटमेंट। और उस एजेंट के रिक्रूटमेंट में भी 2-3 कैटेगरी हमारी है। जैसे एक है रूरल करियर एजेंट, उसमें एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, कुछ न्यूनतम अर्हता है, उसके बाद उनको हम कुछ स्टाइपेंड देते हैं कुछ समय के लिए। उसी प्रकार अर्बन करियर एजेंट में भी स्टाइपेंड देते हैं, और सिटी करियर एजेंट भी स्कीम है जिसमें हम स्टाइपेंड देते हैं। और इसके अलावा जो एजेंट के रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है। लाखों लोग इसमें फ़ायदा उठाते हैं। जी, अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो लाख से ज़्यादा लोग अभी तक रिक्रूट हो गए इस साल। और अगर हम अपने जोन को देखें तो हमारे पास 1,72,000 से भी ज़्यादा एजेंट मौजूद हैं। LIC का जो फ़ायदा है वो करोड़ों लोग ले रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट में उनका विश्वास है, लेकिन तब भी एक बड़ी आबादी है अभी भी जो दूर है आप लोगों से। उनको कैसे आप सुरक्षा, जो बीमा सुरक्षा है वो उसके दायरे में आए, आप पर वो लोग भरोसा करें, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी, और मैं भी आपको ये बताना चाहता था, और अच्छा किया कि आपने मुझसे पूछ लिया। देखिए, हमारे पास कई तरह के प्लान हैं, कई योजनाएं, और हर योजना के तहत हम बीमा सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी योजना में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम होता है, तो अगर थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम होता है तो बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, और किसी योजना में कम प्रीमियम होता है। यानी हमने ऐसा इसलिए किया है कि समाज के हर सेगमेंट को ये सुविधा मिले। और उसके अतिरिक्त एक चीज़ और हमने की है, हमारे पास एक बड़ी शानदार पॉलिसी है, उसको हम माइक्रो इंश्योरेंस की पॉलिसी कहते हैं, माइक्रो बचत। वो छोटे पैसे में बड़ा रिस्क कवर मिलता है। और उसके अलावा एक हमारा माइक्रो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ही है, एक अलग से हमारा वर्टिकल है माइक्रो इंश्योरेंस, वो वही माइक्रो इंश्योरेंस के प्रपोजल्स को बेचता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनूप जी जो बता रहे थे कि LIC किस तरह से जो लोगों की खिदमत है, सेवा है, वो कर रहा है, और उनकी कोशिश है कि इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।